नमस्कार, मैं उजाला। आप देख रहे हैं केके न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। आइए रुक करते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 चरणों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं अब तीसरे चरण के लिए मतदान किया जाएगा और तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों और चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। अब लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंद के शास्त्री मैदान में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर विपक्ष पर वार करते हुए बोला कि देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। कांग्रेस के 60 साल के शासन में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास शौचालय नहीं था। 60 साल बाद 10 साल में भाजपा सरकार ने 100% शौचालय बना दिए हैं। 60 साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीणों घर तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई, यानी 20% भी नहीं। 10 साल में नल से जल पहुंचने वालों घरों की संख्या 14 करोड़ घर हो गई है, यानी 75% घरों में नल से जल पहुंचा है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा 60 साल में कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होना चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले हैं। आगे सुनते हैं क्या कुछ कहा गया। ગુજરાતમાં ચૂંટણીઓ લડાવી પણ ખરી અને ચૂંટણીઓ લડી પણ ખરી। સભાઓ પણ કરી ને રેલીઓ પણ કરી, પરંતુ આજે મારે કહેવું પડશે કે આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં બપોરે 11-12 વાગ્યા પહેલા जो कोई सभा करवी हो ने तो लोढ़ाना चना चाववा पड़े। बधा एम के हाजे जरा ठंडक थाय त्यारे राखजो ने। मारा माटे आजे अचरज छे। आणंदनुं आ विराट केसरिया सागर મને લાગે છે આણંદે આજે બધા જ રેકોર્ડ તોડ્યા છે અને આ ચૂંટણીમાં પણ આણંદ અને ખેડા બધા રેકોર્ડ તોડશે। 2014માં આપે સૌએ મને देशनी सेवा करवा माटे मोकल्यो अने तमे जे मने शिक्षण आप्युं, तमे मने जे घड़तर कर्युं, सरदार साहेबनी आ भूमिमांथी हूँ जे शीख्यो, ये बधुं आजे मने देशनी सेवा करती वखते लेखे लागे छे, कामे आवे छे। साथियों, આપણે જ્યારે ગુજરાતમાં કામ કરતા હતા ત્યારે આપણો ગુજરાતનો એક મંત્ર હતો કે ભારતના વિકાસ માટે ગુજરાતનો વિકાસ। આપણે એવું ક્યારે નહોતા કહેતા કે દેશનું જે થવું હોય થાય, અમારા ગુજરાતનું થાય, એવું નહોતા કહેતા। આપણે હંમેશા કહેતા હતા ભારતના વિકાસ માટે ગુજરાતનો વિકાસ। અને હવે જ્યારે आपे मने देशनु काम सौंप्युं छे त्यारे मारू एक ज सपनुं छे के 2047 में ज्यारे भारतनी आजादीना 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। कांग्रेस के 60 साल के शासन में करीब 60%
ग्रामीण आबादी के पास टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था। ये 60 साल के बाद 10 साल में भाजपा सरकार ने इस देश में 100% टॉयलेट बना दिए। साठ साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई, यानी कि 20% भी नहीं, 20% से भी कम घरों में वो नल से जल पहुंचा पाई। 10 साल में ही नल से जल पहुंचने वाले घरों की संख्या आज 14 करोड़ घर हो गई है, यानी 75% घरों में नल से जल पहुंचा है। साल में कांग्रेस ने क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीयकरण। आज स्थिति ये है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले। जीरो बैलेंस से खोलने का निर्णय किया। जो बैंक के दरवाजे तक गरीब देख नहीं सकता था, आज गरीब बैंक में जाकर के हाथ मार करके उसके साथ कारोबार करने लगा है। साथियों, 2014 में जब आपने आपके इस बेटे को गुजरात से दिल्ली भेज करके देश की सेवा करने का आदेश दिया, उस समय बड़े विद्वान अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। उनके बाद मुझे मौका मिला। जब उन्होंने छोड़ा था तब देश दुनिया में 11 नंबर की इकोनॉमी थी, 11 नंबर। हमारा नंबर 11 पर था। 10 साल में गुजराती ने, एक चाय वाले ने देश की इकोनॉमी को 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचा दिया। कांग्रेस के चलते 10 दशकों तक देश के संविधान के साथ भांति भांति के खिलवाड़ हुए। आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों। सरदार साहब जल्दी चले गए, उसके कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। और मेरे मन में कसक है कि सरदार साहब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करो। आपको पता है भाई, ये कांग्रेस के शाहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं। आज देखा होगा आपने। लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे, जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक
75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था। मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले साहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बन के बैठी थी। ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने उस 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है। साथियों, जितने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर। और फिर देश को बताते थे, हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए
अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी न, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है। और तभी आज दुनिया कह रही है, दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है। भारत पूरी दुनिया के लिए ब्राइट। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। गुजरात में
नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा। आइए रुक करते इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की ओर। सुनीता केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में रोड शो किया। आपने राज्य में भरूच और भावनगर सीट पर उम्मीदवार उतारे। यहां पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुरुवार को चुनावी कैंपेन के लिए गुजरात पहुंची। यहां सुनीता केजरीवाल भावनगर में आप और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उमेश भाई मकवाना के समर्थन में रोड शो किया। यहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को इन लोगों ने जबरदस्ती जेल में डाल दिया है। लोग काफी समझदार है। उन्होंने कहा कि साजिश गिरफ्तारी का लोग जवाब वोट से देंगे। बता दें, सुनीता केजरीवाल का दिल्ली के बाहर ये पहला चुनावी कैंपेन है। इससे पहले उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ निशाना साधते हुए कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। पिछले 40 दिन से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। जबरदस्ती जेल में डाल दिया था। इसी को हमने दोषी नहीं कहा। जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल चलेगी तो क्या 10 साल जेल में डालेंगे? अभी तक कोई भी आदमी जेल में जब जाता था जब कोई लोग उसको दोषी साबित करते। अभी इन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया है। जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। केजरीवाल जी एक देशभक्त, सच्चे देशभक्त आदमी है, ईमानदार है, पढ़े लिखे हैं, IIT से इंजीनियर बने, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी थी। लेकिन ऐसी नौकरी किसी को जल्दी से मिलती नहीं है। उनको समाज सेवा करनी, नौकरी छोड़ी और जाकर छुट्टी बस्तियों में काम करने लगे। जब हमारी शादी तय हुई तो एक ही सवाल पूछा, मुझे समाज सेवा करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ऐसे बंदे को इन्होंने जेल में डाल दिया। 2011 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आप सब जानते होंगे उसके बारे में। उस समय उन्होंने 2 बारी लंबा अनशन किया। 13 लोगों के हक के लिए 13 14 दिन कुछ नहीं खाया। शुगर की बीमारी है उन्होंने, इंसुलिन लेते हैं। डॉक्टर्स ने मना किया, नहीं माने। जान लगा दी उसने औरतों के हक के लिए। जेल में भी गए तो इंसुलिन बंद कर दी। शुगर 350 पहुंच गई। ऐसे उनकी जिंदगी में सब खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाके परमिशन ली तो इसको 2 महीने की शुगर ठीक करो। तानाशाही चल रही है सब जगह। 3 बार दिल्ली वालों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है। आप सबने भी 5 विधायक के लिए पहली बार चुनाव में ये सब खतरना है कि गुजरात के लोग, दिल्ली के लोग, केजरीवाल को क्या क्यों करते हैं? आप बताइए, केजरीवाल का क्या कसूर है? उनका ये कि उन्होंने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी। उन्होंने बिजली फ्री कर दी। सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, वहाँ पे अच्छा इलाज होता है। यही सब जनताओं को हर महीना 1000 दिया जाता है। अभी यही सब करना चाहते हैं। लेकिन
के समय में उनको खेलने जाती है। उनकी आवाज आप तक ना पहुंच पाए इसलिए तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंची है। लेकिन आपके केजरीवाल शेर है, शेर। केजरीवाल जी को कोई छुड़ा नहीं सकता। भारत माँ के सच्चे लाल है केजरीवाल जी। आज भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है कि इस देश को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, इसे बचा लो। इस लोकतंत्र को बचा लो। आप सब अपने वोट की ताकत को समझो। आप सब वोट देने जाएंगे, सभी को वोट जरूर जरूर जाना है और झाड़ू का बटन दबाना है। झाड़ू का बटन दबाएंगे, बटन दबेगा, बटन दबेगा, झाड़ू का बटन दबेगा। और उमेश भाई को आप अपना सांसद बनाएंगे और उमेश भाई को सांसद बनाएंगे। सबको वोट देने जाना है। हम सब मिलकर इस तानाशाही को हराएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। आइए रुक करते इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगातार रैलियां कर रहे हैं और हर एक मुद्दे को गिनाकर देश की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का रेप कर उनकी अश्लील वीडियो बनाया था और नरेंद्र मोदी भरे मन से उस बलात्कारी का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने इस बलात्कारी को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। नरेंद्र मोदी ने देश की सभी महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने देश की महिलाओं से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि वो मास रेपिस्ट को हिंदुस्तान से भगवा देंगे, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का रेप किया, तब भी पीएम मोदी ने उस जर्मनी जाने से नहीं रोका। वहीं पीएम मोदी के पास सारी मशीनरी है, तब भी उन्होंने मास रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्ट नेता हो या मास रेपिस्ट हो, बीजेपी उसकी रक्षा करेगी। आगे क्या कुछ कहा गया सुनते हैं। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸುಮಾರು 400 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಸ್ ರೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತಯಾಚನೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು। ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಘೋಷಣೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ರು। और कर्नाटका की हर महिला को मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। ಯಾವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣದ್ದು ಪ್ರಕಾರ ಮತಯಾಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು। ಆವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಚರ್ಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. बीजेपी को हर नेता को मालूम था कि प्रज्वल रवन्ना मैस रेपिस्ट है, तब भी उन्होंने उसका समर्थन दिया और अलायंस किया। ಬಿಜೆಪಿನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿನವರ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾಸ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಆತನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಸನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು. प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಪಾಲಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇವಲ ಇದು ಹಾಸನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. और इसके लिए प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और बीजेपी के हर नेता को देश की महिलाओं से, माताओं बहनों से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅವರ ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. दुनिया के किसी भी लीडर ने ऐसा काम पहले नहीं किया होगा। ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ. पूरे दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ ಯಾಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ये बीजेपी की विचारधारा है। ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿನವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರಧಾರಾ ಇದೆ. अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। ಅವರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. आप सोचिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಮತ ಯಾಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी की गारंटी, मैस रेपिस्ट को वो हिंदुस्तान से भागने देंगे। ಮೋದಿ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 400 महिलाओं का रेप किया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उसको जर्मनी जाने से नहीं रोका। 400 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. उनके पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये उनकी गारंटी है। ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಸಿಬಿಐ ಇದ್ರೆ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯೇ, ಕಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. अब अगर आप भ्रष्ट राजनेता हो, मैस रेपिस्ट हो, तो बीजेपी आपकी रक्षा करेगी। प्रज्वल रमन